यस। नमस्कार, मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, जिसे हम देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर से भी जानते हैं, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोतीझील कानपुर, प्रेसिडेंट INO, शुभचिंतक अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद नई दिल्ली, शुभचिंतक INPA इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, और सभी संस्थाएं जो वर्तमान में लोकहित के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बताया था पिछले दिनों में कि आज से 52 साल पहले 29 अप्रैल 1970 को इस क्षेत्र में मैं तन मन और आत्मा से इस क्षेत्र में इसलिए कूदा था कि मैं एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, पूजा पाठ, टुटके, इन सब के द्वारा मैं अपनी बीमारियों का इलाज करते करते निराश हो गया और डॉक्टरों ने कह दिया कि आप 6 महीने में अंधे हो जाएंगे। पंडितों ने मेरी कुंडली देख करके कह दिया कि 20 साल की उम्र में अंधा होने का योग लिखा है। 17 सितंबर 1969 को मैंने अपनी तन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर की एक सकारात्मक वाक्य ने मुझे जीने का उत्साह दिया और मैं पुणे प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर महावीर शाह जी गुप्त, जो मेरी दाहिनी तरफ हैं, इनके संपर्क में गया और उन्होंने मुझे बिना दवा के, बिना पौष्टिक भोजन के, और उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। मेरा चश्मा छूट गया, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। जो दवा खाते खाते 16 बीमारियां और हो गई थी, उनसे मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। योजना बहुत ऊंची थी, IAS बनने की या PS बनने की या बैंक मैनेजर बनने की या प्रधानाचार्य बनने की, इससे नीचे बनने का सवाल भी नहीं उठता। पढ़ने में भी होशियार और पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, उन्होंने रोका। इस क्षेत्र में पैसा नहीं है, तो मैंने कहा पैसा तो बहुत है आप लोगों के पास, पैसा तो काम आया नहीं मेरे स्वास्थ्य में। खैर, वो लंबा विषय है। और फिर मैं 2 साल तक डॉक्टर महावीर शाह जी गुप्त के संपर्क में रहा, फिर 1 साल डॉक्टर हीरालाल मगरवार वालों के संपर्क में रहा, और फिर 1 साल योगी हृदय नारायण जी, जिन्होंने मेरे जीवन के सारे भ्रम मिटाए। उनका चैलेंज था, अनुभव था, दावा था कि ये 5 भ्रम मिटेंगे नहीं, आदमी कभी स्वस्थ और सुखी आनंद को प्राप्त नहीं करेगा। इसकी चर्चा फिर करेंगे। उसके बाद साथ में स्वामी देवमूर्ति जी से भेंट हो गई, जो मेरी बाईं तरफ हैं। इन्होंने मेरे जीवन में आत्मबल बढ़ा और मुझे बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में अन्य ड्रगलेस थेरेपी की जानकारी भी होना चाहिए। धीरे धीरे अन्य मेरे 20-21 गुरु और हैं, उन्होंने सब ने मुझे कुछ न कुछ ज्ञान दिया, और इसी प्रकार से मेरे 50 लगभग उपगुरु हैं और 500 से ऊपर धोखा गुरु हैं, जिन्होंने मुझे धोखा दे करके, मीठा मीठा बोलने के बाद धोखा दे के सिखाया। मैं इन तीनों गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। और जो मेरे महा गुरु हैं, वह मेरी अच्छी पुस्तक है। मुझे अच्छी पुस्तकों से बहुत प्यार है, और इस 52 साल के अनुभव काल में, बीते काल में मेरी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में लगभग 10,000 पुस्तकें हैं। उनको पढ़ता हूँ,
जीवन में उतारता हूँ। ये गलत फहमी है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। पुस्तकें किसी अच्छी पुस्तकें किसी गुरु से कम नहीं होती हैं, हमें उसे जीवन में उतारना पड़ता है। पुस्तक में लिखा है बिना भूख के नहीं खाना चाहिए, कम भूख में नहीं खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, भूख से कम खाना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, टट्टी पेशाब मलमूत्र के बेग को नहीं रोकना चाहिए, नियमित 1 घंटे नॉन वायलेंट व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आधा घंटे पूजा पाठ ध्यान मंत्र जाप आदि करना चाहिए। तन के लिए हठ योग, व्यायाम योग, आहार योग और मन के लिए पूजा पाठ ध्यान आदि करना चाहिए। बहुत कुछ खोने के बाद समझ में आया कि 1 घंटा परिवार को भी देना चाहिए। यदि 3 घंटा हम लोग अपने जीवन में निकालें तो बुढ़ापा भी दूर रहेगा, परिवार का भी वियोग नहीं होगा, बच्चे भी असंस्कारित नहीं होंगे। जैसे आजकल हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, समझदार लोग पेंशन इंश्योरेंस कराते हैं, ऐसे ही लाइफ में आदमी को तन इंश्योरेंस, मन इंश्योरेंस, आत्मशक्ति वृद्धि इंश्योरेंस करना चाहिए। ये नहीं करेगा आदमी तो जैसे मछली पानी के बाहर निकाल दीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए, ज़मीन में डाल दीजिए, ऐसे तड़फती है, जैसे तड़फती है ऐसे हम लोग जीवन भर तड़फते रहते हैं और काल्पनिक भगवानों के चक्कर में आदि पड़े रहते हैं। ऐसे मैंने जब प्राकृतिक चिकित्सा सीखी तो मेरी समझ में आ गया कि प्राकृतिक चिकित्सा के बिना हम लोग औषधियों के सकारात्मक या नकारात्मक धोखाधड़ी से बच नहीं पाएंगे। अब तो मेडिकल साइंस भी कहने लगी कि जीवन शैली बदलो, योगा करो, मेडिटेशन करो, वो बहुत अच्छी बातें बताने लगे हैं। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के बिना ये योग लंगड़ा है, योग साधना के बिना प्राकृतिक चिकित्सा ब्लाइंड है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा को माँ गंगा मानता हूँ और ये योग साधना को माँ यमुना मानता हूँ, और हर्बल थेरेपीज़ को जो घरों में होती हैं 100 हर्बल हैं, इनको मैं माँ सरस्वती मानता हूँ। आप प्रयागराज में जाएं तो माँ गंगा नदी दिखेंगी, माँ यमुना नदी दिखेंगी। कहते हैं माँ सरस्वती जो है अंडरग्राउंड है, यानी चौके में है, पर हम लोगों को ज्ञान न होने से इन औषधियों को छौंक करके, तल करके, भूंज करके खाते हैं। कोई दिक्कत? इन पर मैंने बहुत स्टडी करी है। कोरोना की कृपा से ये ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम चला, इसलिए जब तक मेरा शरीर है मैं प्रयास करूंगा कि अपना अनुभूति ज्ञान आप लोगों को दूं। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि सभी रोगों का कारण विकार है, कूड़ा है, फॉरेन मैटर है, विजातीय द्रव्य है। और जब विजातीय द्रव्य सड़ता है तो उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस पैदा होते हैं। जब इनको हम मार देते हैं, कूड़े को सड़ने से नहीं रोकते हैं, कूड़े को जाने से नहीं रोकते हैं, संचित कूड़े को नहीं हटाते हैं, तो फिर नए जर्म्स, नए बैक्टीरिया, नए वायरस पैदा होते हैं। जब उनको हम मार देते हैं तो फिर नए जर्म्स, नए बैक्टीरिया, नए वायरस पैदा होते हैं। आधुनिक औषधि वैज्ञानिकों को का ख्याल ही नहीं गया है कि हम कूड़ा मारें। मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, इन कूड़ा की अम्मा को भी तो हटावें। द मदर आप कूड़ा नहीं हटाएंगे, कूड़े को सड़ने से नहीं बचाएंगे तो कोई बीमारी हम नहीं ठीक कर सकते। प्राकृतिक चिकित्सा प्लस में मैं यही करता हूँ। इसको बंद करो। तो प्राकृतिक चिकित्सा का दूसरा सिद्धांत है, उधर बात कर लो बाहर, कि
ऐसा कोई रोग नहीं है जिसके पीछे कम या अधिक ज्वर न शामिल हो। मनुष्य एक 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का प्राणी है। 98.4 डिग्री अगर हमारी बॉडी का मेंटेन रहता है तो हमारे बॉडी के जितने सिस्टम हैं, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो आदि, ये सभी स्वस्थ रहते हैं। अगर इनका टेम्परेचर कम हो जाए, रक्त का टेम्परेचर कम हो जाए या अधिक हो जाए तो हमारे ऑर्गन्स सुस्त हो जाते हैं या गर्म हो जाते हैं। इसी को टेम्परेचर कहते हैं, ताप कहते हैं। ये ताप के अनेक कारण हैं। कभी आहार की गड़बड़ी से बुखार आ जाता है, कभी विचारों की मानसिक आघात की वजह से बुखार आ जाता है, कभी किसी औषधि के दुष्परिणाम के कारण बुखार आ जाता है, कभी मौसम के परिवर्तन के कारण बुखार आ जाता है, और कभी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस के अटैक से बुखार आता है यदि हमारी इम्यूनिटी उनसे लड़ने की नहीं है। अभी कोरोना काल में सब लोग इम्यूनिटी के पीछे पड़ गए। किसी ने नहीं कहा प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़ करके कि पेट को ठीक रखो, कब्ज ना होने दो, कफ को कुपित ना होने दो, पित्त को कुपित ना होने दो। किसी ने नहीं कहा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, अधिकतम शाकाहारी भोजन करो, छौंका हुआ, तला हुआ, उबला हुआ भोजन अवॉइड करो। है? किसी ने इम्यूनिटी बढ़ाने की हमारी सनातन पद्धतियों पर जोर नहीं दिया। मेरा काढ़ा पी लो, मेरी दवा पी लो, ये कर लो। सब लोग अपने दुकानदारी में लग गए और लोगों ने ब्लाइंडली खूब काढ़ा पिया, उसके दुष्परिणाम सामने आ गए। इसीलिए ज्वर, और ज्वर तभी होगा जब बड़ी आंत में, छोटी आंत में मल संचित होगा और वो सड़ रहा होगा। मल आयुर्वेद के अनुसार से जब पित्त कुपित हो जाता है इससे भी ज्वर हो सकता है। जब कफ कुपित हो जाता है इससे भी ज्वर हो सकता है, और जब मल कुपित होगा इससे भी ज्वर हो सकता है। कभी कभी हम लू लग जाती है, लू लगने से भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आजकल लगभग ऐसा औषधि कंपनियों का विज्ञापन हो गया है कि सब लोग बुखार में जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस ढूंढने में लगे हैं। आज डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ यथासंभव न लीजिए तो किसी सात्विक डॉक्टर के गाइडेंस में लीजिए, क्योंकि इनके दुष्परिणाम बहुत बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे कि सभी प्रकार के बुखार लगभग एक ही विधि से ठीक हो जाएं। आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, पर स्पष्ट सुनाऊंगा। प्राकृतिक चिकित्सा प्लस द्वारा सभी प्रकार के ज्वरों की जड़नाशक चिकित्सा, शब्द पे ध्यान दीजिए, जड़नाशक चिकित्सा। केमिकल दवाइयों से अन्न ग्रहण करते हुए बुखार को आप अस्थायी टेम्परेरी भले उतार दें, लेकिन वह फिर पुनः 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 आ जाता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार से ज्वर, जुखाम, दस्त, खांसी एवं खाज खुजली को दवा देने से या बार बार शांत करने से ही भविष्य में बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे मोटापा, गठिया, दमा, शुगर, फैटी लीवर आदि के कष्ट आते हैं।
यदि इनको आप हटाना चाहते हैं तो आपको ज्वर को भी, यदि ज्वर के कारण बीमारियां हैं, इन्हें हटाना होगा। प्राकृतिक चिकित्सा एक अद्वितीय, अनोखी, अद्भुत प्रणाली है। इसमें प्रकृति के पंचमहाभूत मिट्टी, पानी, धूप, हवा एवं आकाश के द्वारा इलाज करते हैं। शीघ्र लाभ के लिए प्रकृति की गोद में उत्पन्न पेड़ पौधों को, जड़ियों को, पत्तियों को, फूलों को, फलों को एवं बीजों का सीधे या पीसकर उसका रस या काढ़ा माने अंग्रेजी में सूप कहते हैं, बनाकर प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में सभी रोगों की चिकित्सा का आधार है पेट साफ करना, पेट साफ करना, खून साफ करना, कुपित पित्त को शांत करना, कुपित कफ को शांत करना और गर्मी सर्दी के असंतुलन को 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाना। इसी आधार पर ज्वर चाहे आहार विहार की गड़बड़ी से हो, चाहे किसी संक्रमण या इन्फेक्शन के कारण हो। आजकल दिमागी बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं इंसेप्टाइटिस के अलावा कोरोना यानी कोविड-19 की बड़ी चर्चा है। इस समय इन ज्वरों से न केवल आम आदमी बल्कि डॉक्टर एवं सरकार भी बहुत परेशान हैं और रोकथाम और चिकित्सा दोनों में अपने आप को असहाय पा रहे हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सकों का वर्षों का अनुभव है कि वर्तमान में भी प्राकृतिक चिकित्सा में आस्था वाले इन कष्टों में जब मेरे यहाँ आए हैं और जिस विधि से उन्हें चिकित्सा से लाभ हुआ है वो निम्नलिखित है। कोई बेटा सुनो, अभी ये मैटर दे देंगे तुमको हम। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार ज्वर की स्थिति में या ज्वर का अनुभव होते ही आहार में रोटी, दाल, चावल आदि अन्न और अन्न से बने भोजन को बिल्कुल बंद कर दें। यदि आप बुखार को बहुत जल्दी मिटाना चाहते हो तो आपको रोटी, दाल, चावल आदि अन्न और अन्न से बने भोजन आपको बंद करना होगा। आलू, आलू भी और पनीर भी। ये पनीर की बहुत व्यापक बीमारी लोगों को पहुंच गई है। गरीब आदमी भी पनीर मिलने बड़ा खुश होता, आज पनीर मिल गया है। आयुर्वेद में पनीर को अखाद्य माना गया है श्रमविहीन जीवन करने वालों को, जो 8 घंटे ईंटा उठाते हैं, गारा उठाते हैं, छतों पर तसला ले जाते हैं। उनके अंदर इतनी भयंकर भूख लग जाती है वो तो कूड़ा भी हजम कर लेते हैं। दुर्भाग्य यही मेरे गुरुदेव कहा करते थे, रईसों का भोजन गरीबों को दे दे। गरीबी माने श्रम करने वाला, निकम्मे आलसी घर बैठे गरीब नहीं, जो श्रम करते हैं, 6 घंटे 8 घंटे श्रम करते हैं, ईंटा उठाते हैं, गारा उठाते हैं, धूप में काम करते हैं, उनके लिए कहा गया है। तो गरीबों का, रईसों का भोजन गरीबों को दे दो और गरीबों को भोजन रईसों को दे दो, दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। यानी पहले आज गरीब भी सादा भोजन करता था। मैं गांव का रहने वाला हूँ। रोटियां और नमक और बहुत ज़रा सी हरी सब्जी या आलू बेचारे खाते थे, आधी पेट उन्हें खाना मिलता था और वो स्वस्थ रहते थे। आगे आइए, नंबर 1, 900 मिलीलीटर सामान्य जल में 100 मिलीलीटर शहद मिला लीजिए। 900 मिलीलीटर पानी में यानी लगभग 1 किलो पानी में 100 ग्राम शहद मिला लीजिए। क्या कहा ओमनाथ जी हमने? लगभग 1 लीटर पानी में 100 ग्राम शहद। चलिए, दिन भर में 1-1 या 2-2 घंटे में 100 मिलीलीटर की मात्रा में इसे 10 बार में पिएं। इसमें रोगी को कमजोरी नहीं होगी। मधुमेह के रोगी 1 लीटर काले चने का सूप बना लें या सब्जियों का सूप बनाकर पिएं। ये जो आप ग्लूकोज चढ़ाते हो
उसका बाप है ये। अब शहद न मिले तो क्या करें? तो काला गुड़ ले लो। एक सफ़ेद गुड़ आता है, एक काला गुड़ आता है। सफ़ेद गुड़ में सल्फर डाल करके उसको गोरा बना देते हैं, और जो काला गुड़ होता है इसमें सल्फर लगभग नहीं मिलाया जाता। सफ़ेद चीनी नहीं कह रहा हूँ, ग्लूकोज नहीं कह रहा हूँ। अब तो गुड़ महंगा हो गया चीनी से, और चीनी तो बिल्कुल सफ़ेद चीनी बैन कर देना चाहिए सारे विश्व में, क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल है। इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मधुमेह जल्दी होता है। 5 चीज़ें बंद कर देना चाहिए: सफ़ेद चीनी, बहुत पालिश किया हुआ चावल, चोकर निकला हुआ आटा है, और ये घी और डालडा। घी और ये जो रिफाइंड तेल आया, घी आया, बिल्कुल बंद कर दिए। घी भी मत खाइए, घी के जगह मक्खन खाइए, क्योंकि जो मक्खन में गुण होते हैं वो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। हम जब उसको भारतीय सिस्टम से रिजर्व कर देते हैं गर्म करके, ये नुकसानदेह है। मुझे सन 74 से जब से मुझे ज्ञान हुआ, न मैं घी खाता हूँ, न इस कानपुर का केमिकल दूध पीता हूँ, और बड़े मज़े में हूँ। मैंने एक लेख बनाया है अभी, घर में दूध बनाइए। अपने घर में शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी और बाज़ार से सस्ता दूध खुद बना सकते हैं। अभी मैंने एक लेख लिखा है, PDF में भेज दूंगा। खुद अपने घर में दूध बनाइए बिना जानवर के। ये जो सिस्टम बता रहा हूँ कि 900 ग्राम लगभग पानी आपकी भाषा में, 100 ग्राम शहद या 100 ग्राम गुड़, ठीक से घोल दीजिए। गुड़ में शहद से कम गुण नहीं है, क्योंकि सस्ता है इसलिए बेइज्जती नहीं है। अगर प्राकृतिक चिकित्सकों का परामर्श शुल्क 2000 रुपया हो जाए ना, तो लाइन लग जाए। हम लोग सस्ते हैं ना, इसलिए लगता है कुछ जानते नहीं हैं। आपको प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटना पड़ेगा। नहीं लौटेंगे तो कैंसर की मार्केटिंग हो गई है, इससे बच नहीं पाएंगे। अगर आप कैंसर घोषित होते ही हमारे जैसे सुविधायुक्त और अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सकों के पास 1 महीना आ जाइए, तो दुर्गति से बच जाएंगे। नंबर 2, एक सप्तामृत पाउडर है। 5 ग्राम रात को इसे भिगो दीजिए और सुबह छानकर पी लीजिए। फिर सवेरे भिगो दें और दोपहर को पिएं। फिर दोपहर में भिगो दें और शाम को पिएं। हर बार नया होगा। बुखार कोई भी हो, नया बुखार तो शाम तक हाथ जोड़ के चला जाएगा। पुराने बुखार में 8-10 दिन 15 दिन लग सकता है। ये सप्तामृत पाउडर है क्या? जिस देश के सनातन ऋषियों ने इस सप्तामृत पाउडर की खोज की हो, वो देश अरबों रुपए के एंटीबायोटिक बाहर से मंगा के खा रहा है। कितना दुर्भाग्य है। ये 7 चीज, किसी पंसारी के यहाँ चले जाइए, चिरायता, नंबर 1 चिरायता, नंबर 2 कुटकी, नंबर 3 गिलोय, नंबर 4 पित्त पापड़ा, नंबर 5 नागर मोथा। चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, डोडा पनीर। अगर आपको बात का नागर मोथा, डोडा पनीर ना मिले, पहली बात तो मिल जाता है। जो पुराने पंसारी अभी जिंदा हैं उनके पास मिल जाएगा। दिल्ली में चांदनी चौक में खावड़ी बाजार है, वहाँ मिल जाएगा। कानपुर में, हर जगह अभी अच्छे लोग सब ख़त्म नहीं हुए हैं। पंसारी के यहाँ से ले आइए बराबर मात्रा में। अगर 7 न मिले तो चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त पापड़ा, 5 तो मिल ही जाएंगे। चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मोथा। और न मिले 5 तो 4 तो मिल ही जाएंगी। चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय। याद रखना, बाजार में चिरायता 2 प्रकार का आ गया, असली और सब्स्टिट्यूट। असली महंगा मिलेगा, सब्स्टिट्यूट सस्ता मिल जाता है। इनको आप सुखा करके पीस लीजिए,
पाउडर कर लीजिए, घर घर आजकल मिक्सी आ गई है, और चाहे उससे कुट्टा से कूट लीजिए, अब शीशी में भर लीजिए, ना मिले हमारे यहाँ से मंगा लीजिए। और ये रक्त शोधक है, कृमिनाशक है, एंटी डायबिटिक है, ज्वर नाशक है, एंटी कैंसर है। हमारे तमाम साथी महीने में एक बार पी लेते हैं और कहते हैं भैया न बुखार आता है न कुछ आता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर ये न मिले तो जो प्रामाणिक कंपनियां हैं जो शास्त्रीय औषधियां बनाती हैं, चाहे बैद्यनाथ हो, चाहे डाबर हो, चाहे दूध पापेश्वर हो, चाहे ऊझा हो, चाहे धन्वंतरी हो, इनका से एक आता है महासुदर्शन चूर्ण। क्या नाम है? क्या नाम है? अभी टेबलेट फॉर्म में आ गया है। मैं तो कोरोना काल में या आज भी जिनको ज्वर होता है और इतनी कड़वी चीज़ पीने को तैयार नहीं है, तो एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम, एक गोली रात देता हूँ पानी के साथ। या ज़्यादा बुखार तो 2-2 गोली 3-3 घंटे में दे देता हूँ। इससे कोई गुर्दा नहीं फेल होगा, कोई आपका लीवर नहीं खराब होगा, और निश्चित रूप से बुखार पहले दिन ही कहो चला जाए। हाँ, बसा हुआ ज्वर है तो थोड़ा समय लग सकता है। अब जिनका पेट अधिक खराब हो वो बस्ती क्रिया करें, बस्ती क्रिया न हो तो गणेश क्रिया करें, बस्ती क्रिया की सुविधा न हो तो सेल्फ बस्ती क्रिया करें, और ये भी सुविधा न हो तो दिन में 4 बार बत्ती लगावें ग्लिसरीन की, बच्चों को नॉन एडल्ट वाली और बड़ों को एडल्ट वाली। ये बत्ती लगा दो ना रेक्टम में, छील करके कागज निकाल करके, 2 घंटे बाद शौच हो जाएगा। एक मेरे पास पेशेंट आए थे, बहुत बीमार भी थे और कमज़ोर भी थे। वो बस्ती करने की स्थिति में भी नहीं थे, एनीमा करने की स्थिति में भी नहीं थे। तो उनको मैंने हर 2 घंटे में 2-2, 3-3 बत्ती लगवा दी ग्लिसरीन की, और दिन भर में उनका कम से कम आधा 1 किलो मल निकल गया। शाम को हल्केपन का फील किया। अगर आपके घर की सीवर लाइन जाम पड़ी है, तो अगर आप घर में सीवर लाइन जाम हो अजय सिंह, तो आप डॉक्टर वैद्य हकीम को बुलाएंगे, जमादार को बुलाएंगे? हम प्राकृतिक चिकित्सक जमादार हैं, आम आदमी जमाखोर है। यहाँ कफ जमा कर रहा है, यहाँ पित्त जमा कर रहा है, नीचे बड़ी आत छोटी आते मल जमा कर रहा है, पसीना नहीं आने दे रहा है, पैसा आया नहीं कि एसी 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 अब निकल जाएगी तुम्हारी बत्ती सी है। रूम में भी एसी है, ऑफिस में भी एसी, और गाड़ी में भी एसी, अब शौचालय में भी एसी लोग लगवाने लगे। पसीना आएगा नहीं, विष निकलेगा नहीं। हम एसी को नहीं कह रहे आप बंद कर दो, पैसा है तो उसका सदुपयोग करो आप, पर साथ में स्टीम भी लो। जिनके घर में एसी है उनको मैंने पोर्टेबल स्टीम बाथ बनाया है, पेटीकोट की तरह। कुर्सी रखो, उसको ओढ़ लो, बगल में स्टीम बना लो कुकर से। हम लोग तो लगभग डेली स्टीम बाथ लेते हैं, क्योंकि हमें याद है कि जब हमारे पास एसी नहीं था, तब हम जब रात को सोते थे, क्योंकि मैं वज़न 3 बार करता हूँ। अगर वज़न को मेंटेन नहीं करोगे तो पहले सुफैलो बनोगे, फिर बुफैलो बनोगे, फिर डबल बुफैलो बनोगे। सुफैलो माने सुंदर ढंग से फैलो, सिंगल बुफैलो माने थोड़ा मोटे हो गए, अधिक फैल गए। अब अगर नहीं सावधान हो तो डबल बुफैलो बन जाओगे, फिर ट्रिपल बुफैलो बन जाओगे। पसंद तो मैं सुबह जब मैं रात को 9 बजे सो जाता हूँ और 2 बजे मैं बिस्तर छोड़ देता हूँ, ये मेरी 50 साल से अच्छी आदत है। उस समय मेरा 1 किलो वज़न घट जाता था, यानी पसीना आता था। और जब से एसी महाराज आ गए हैं तब से 1 ग्राम वज़न नहीं घटता, क्योंकि रात को मैं सोने से पहले वज़न करता हूँ कि दिन भर में आज कितना बढ़ गया भोजन से, और फिर सोने के तुरंत बाद करता हूँ।
हम 1 ग्राम नहीं घटता। शौच पेशाब आदि के बाद 1 किलो घट जाता है। फिर मैं व्यायाम करता हूँ, नवली करता हूँ, सब अपनी क्रियाएँ करता हूँ, फिर 1-2 किलो घट जाता है। क्योंकि दिन भर में 2 किलो भोजन पानी का वजन बढ़ ही जाता है खाते पीते घर वालों का। तो इसलिए आपको स्वेटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ज्वर में स्वेटिंग सूट कर जाए, बताएंगे आपको स्वेटिंग के तरीके हैं। जब गांधी जी के एक बच्चे को बुखार नहीं उतर रहा था, जब उनकी वाइफ घबरा गई, तब उन्होंने एक प्राकृतिक समय क्रिया है, सूती ऊनी पट्टी लपेट। प्राकृतिक समय क्रिया है भीगी सूती ऊनी पट्टी लपेट, पूरा नाम इसका है। अंग्रेजी में कहते हैं वेट शीट पैक। ये ऐसी क्रिया है कि अगर इसको करा दिया जाए रात को 12 बजे जाड़े में भी, तो स्वेटिंग हो जाती है। तब उनके बच्चे का बुखार उतरा। प्राकृतिक चिकित्सा की इस क्रिया का प्रचार हो जाए, तो हम बिना स्टीम बाथ के, बिना धूप स्नान के हम स्वेटिंग कर सकते हैं। तभी तो गांधी जी कहते थे आज़ादी के बाद कि मुझे 125 वर्ष जीने की इच्छा है और शेष जीवन मैं घर घर में प्राकृतिक चिकित्सा फैलाना चाहता हूँ, जिससे कि दवाइयों के दुष्परिणाम जो आने वाले हैं और आ चुके हैं, घर घर बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया, जोड़ों के दर्द, नींद नहीं आती, 40 साल में पार्किंसन, 30 साल में अल्जाइमर, ये सब हमने आहार विहार विचार का सत्यानाश कर डाला। प्राकृतिक चिकित्सा को सीखा नहीं, योगा तो किया पर योग साधना नहीं किया। योगा और योग साधना में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और आज घर घर बीमारियां, टेस्टिंग, मुझे कौन सी बीमारी है, मेरा TLC बढ़ गया, KLC बढ़ गया, PLC बढ़ गया, अब लिए घूम रहे हो। अरे बाबा, जब बुखार उतर जाएगा TLC, PLC, CLC अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब कूड़े में ढूंढ रहे हैं कौन सा कीड़ा है, कौन सा साथ चाच की पूंछ खटी है, इसका नाम कोरोना कर दो, इसका आधा मुंह कटा है, इसका पोरोना कर दो, इसकी टांग कटी, इसको सोरोना कर दो। कब तक हम जाने अनजाने बेवकूफ़ बनेंगे? हमें लौटना होगा प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, योगा की ओर नहीं, योग साधना की ओर, जड़ी बूटियों की ओर लौटना होगा। नहीं लौटेंगे तो घर के बर्तन बिक जाएंगे, इलाज करते 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 करते। ये मैं सुनी बात नहीं कह रहा हूँ, रोज़ देखता हूँ और अपने पर मैंने खुद देखा। इसलिए हमको पेट साफ करिए। पेट साफ करने के बहुत से तरीके हैं, तो इसलिए हम लोग पेट साफ, और तरकीबें हैं, ये आपको कुछ नहीं है। एक टब्बात होता, कल दिखाएंगे। इस थैली में पहले एक ठंडे पानी की थैली आती थी, अब बंद हो गई। ये गरम पानी की थैली 2 बाजार से खरीद लो और इसमें पानी भर दो, बिना हवा ना भरने पाए। और फ्रिज, अगर घर में फ्रिज है तो फ्रिज में रख दो। बुखार है या वैसे भी नाभि के नीचे, आप इसको सेंको 15 मिनट। छोटा मोटा बुखार तो वैसे चला जाएगा, आएगा ही नहीं। कुछ लोग बुखार में ठंडी पट्टी यहाँ रखवाते हैं या रखते हैं, ये गलत है। लुई कोने कहता है कि हम एब्डोमेन में ठंडा करें, और अगर ठंडी पट्टी रखनी ही है कि बुखार न चढ़ने पाए सिर में, तो एक पट्टी यहाँ रख लो ठंडी और एक पट्टी यहाँ रख लो। पर बिना एब्डोमेन में ठंडी पट्टी रखे हुए सिर पे पट्टी रखेंगे, सिर पे गर्मी और चढ़ जाएगी। विज्ञान का नियम है, हम जहाँ ठंडक पहुँचाएंगे वहाँ गर्मी दौड़ेगी। क्यों अजय सिंह बताइए, हैं? अगर मान लो ठंडी ये पट्टी ना हो तो, क्योंकि जब हम इस लाइन में आए थे तब ये पट्टी 3 रुपए की बिकती थी, हम लाते थे, फिर 5 की हो गई धीरे धीरे, आज ये 350 की पट्टी हो गई। मेरे गुरुदेव कहते थे कि पैसे में एक बहुत बड़ी अच्छाई है, हम अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं।
लेकिन अगर पैसा बढ़ता गया तो हम राक्षस हो जाते हैं। जब पैसा कम होता है तो पैसा सात्विकी होता है, जब पैसे का अभाव खत्म हो जाता है तब राजसी हो जाता है, फिर और की बीमारी हो जाती है, और जब पैसा और आ गया तो पैसा तामसी हो जाता है। फिर संसार को कैसे ठगें, कैसे बेवकूफ़ बनावें, कैसे मल्टीप्लाई करें। अब पैसे में गुण है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात है वा पाए बौराए। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि पैसा तामसी न होने पाए। गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि तुम अपने प्रॉपर्टी के ट्रस्टी बनो, मालिक न बनो, माली बनो। तो ये आप अपना, चलो हम नहीं पैसा खरीद सकते 350 रुपया, तो इसको आप ऐसे तौलिया ले लो, ऐसे रख लो और भिगो लो ठंडे पानी में, और इसको हल्का सा निचोड़ लो, टपके नहीं। यहाँ रखो, यहाँ रखो, एक पट्टी यहाँ रखो। आधुनिक चिकित्सक भी जब बुखार नहीं उतरता तो कहते हैं ठंडी पट्टी रखो, सिर पे बताते हैं। नेचुरोपैथी कहती है कि एब्डोमेन में रखो, क्योंकि गर्मी यहाँ से जा रही है, लेकिन अगर लू लग गई है तो पूरी बॉडी में किया जाता है, वो हम बाद बताएंगे। तो अब यहाँ भी रखो, यहाँ भी रख लो। अपनी पुरानी संस्कृति का भी ध्यान रखो, विज्ञान का भी ध्यान रखो, और आधुनिक चिकित्सकों की भी अच्छी बात मान लो। पर केवल यहाँ पट्टी रखोगे तो बुखार और बढ़ जाएगा। इसलिए ठंडी पट्टी रखो, जब गर्म हो जाए फिर रखो, फिर गर्म हो जाए फिर रखो। चलिए, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अगला है, सॉरी आवाज़ आ रही ना। इस बुखार से बचाव के लिए बुखार आ जाने पर एनीमा ले लीजिए, शक्ति एनीमा लीजिएगा। आप अपना समय निकाल के, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, जहाँ आपको श्रद्धा होती वहाँ जाते हैं, ऐसे ही आप अपने निकट के प्राकृतिक चिकित्सालय में 10 दिन के लिए चले जाइए। वहाँ कायाकल्प करिए, क्रियाएं सीख लीजिए, सुख में जाके सीख लीजिए। आपको वो 7 क्रियाएं सिखाएंगे, आपको मल निकालने की तरकीब सिखा देंगे कि कैसे करें। एनीमा ले लीजिए, बस्ती ले लीजिए, कल बस्ती सिखाएंगे आपको। गणेश क्रिया कर लीजिए। निरापद जड़ी बूटियां आती हैं, पालक का सूप ले लीजिए, अमलतास का काढ़ा छान के ले लीजिए। सुबह दोपहर शाम को त्रिफला की 4-4 2-2 टेबलेट पानी पी लीजिए। नुकसानदेह विरेचन नहीं लेना है। त्रिफला नुकसानदेह नहीं करेगा, पालक नुकसानदेह नहीं करेगा, अमलतास का काढ़ा नुकसान नहीं करेगा। और ज्वर में गर्मी निकालने के लिए अगर ज्वर है तो आप एक तौलिया लीजिए, इसको ठंडे पानी में भिगो लीजिए, निचोड़ लीजिए, आँख भी खोलिए बीच बीच में। गुरुजी हाँ, अब क्रिया बता रहे हैं तो आँख बंद किए। जब कहेंगे आँख बंद करो तो कह रहे हैं आप बंद, आँख नहीं बंद हो रही। जब कहेंगे जरा आँख खोल के देखो तब आँख बंद हो जाएगी। हैं, इधर देखिए। तो ऐसे तौलिया लीजिए और ठंडे पानी भिगो लीजिए घड़े जैसा। बहुत बुखार हो तो हम लोग अति ठंडे पानी से भिगवाते हैं, निचोड़ करके सारे बदन पर हम पोंछा मरवाते हैं। अब ये जो कि शरीर हमारे माँ बाप की कृपा से मिला है, इसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है। कल परसों टीवी में आ रहा था कि अमेरिका ने पता लगाया है कि एक शरीर के अगर सारे आर्गन बेचे जाएं तो कितने $1000 का शरीर है ये हमारा। पर यह है कि मुफ्त का चंदन ना लगा लल्लन है। हमारा लीवर कितना इम्पोर्टेंट है, हमारा स्प्लीन कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये पोंछा लगाने से
हम तो जब बुखार बहुत ज़्यादा होता है तो दिन में 3-3 बार पोंछा लगवाते हैं। आप अस्पतालों में जाइए, कितनी बार पोंछा लगता है फर्श पर, है। हमारे रोम छिद्र बंद हो गए हैं, प्राकृतिक स्वेटिंग नहीं हो रही है, पसीना नहीं आ रहा है, सब खिड़कियां बंद रखी हैं रोम छिद्र की। और अगर आप पास व्यवस्था हो और संभावना हो, पित्त प्रधान बुखार न हो, तो आप स्टीम बाथ दे सकते हैं, सन बाथ दे सकते हैं, कूने सन बाथ दे सकते हैं। और ये व्यवस्था ना हो तो गीली सूती ऊनी कंबल लपेट, पूरा नाम ये है, ये हम आपको करके दिखाएंगे कल या परसों। बहुत सरल है, 1 पैसे का खर्चा नहीं है। आप घर में पानी है, आप घर में सूती कपड़ा है, चादर कोई ना कोई सूती है कि नहीं है? नहीं है, ढूंढ ला, नहीं तो खरीद लाओ। उसके बाद आपका ये कंबल है ये घर में, तो गीली सूती ऊनी पट्टी लपेट कर लीजिए। गांधी जी ने अपने बच्चे का जब बुखार नहीं उतर रहा था तब उन्होंने इसी क्रिया से बुखार उतारा। प्राकृतिक चिकित्सा की बड़ी दमदार क्रिया है ये, तो ये बहुत अच्छी क्रिया है। 6वां है, प्राकृतिक चिकित्सा में तीव्र रोग, ज्वर, जुखाम, दस्त, खाज, खुजली। एक खाज खुजली क्रॉनिक होती है, एक एक्यूट होती है, जिसका नाम दिया आजकल एलर्जी नाम दिया गया है। एलर्जी है, बड़ा प्रचार हो गया है। जिनको ज्ञान नहीं, बोले डॉक्टर साहब हमको एलर्जी हो गई, 3 साल से इलाज कर रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, फलाने ने कहा है कि आपके पास चले जाओ। हमने कहा एलर्जी का मतलब क्या होता है? बोले ये नहीं मालूम है। क्योंकि ठगने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है। बोले एलर्जी है, हमने कहा एलर्जी की हिंदी होती है असहनशीलता। और एलर्जी हर एक को किसी को न किसी को। मेरे एक बहुत परिचित हैं, तो उनकी पत्नी को जब भी खाना खा के उठती थी तो पेट में दर्द हो जाता था, सालों चलता रहा। इस चक्कर में खाना नहीं खाती थी, और जब भूख लगे खाना खाती, पेट दर्द। तो कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया, तो एक डॉक्टर ने कहा इनकी एलर्जी टेस्ट कराओ। जब एलर्जी टेस्ट कराया तो मालूम पड़ा गेहूं से एलर्जी है। गेहूं की रोटी बंद कर दी, एलर्जी ठीक हो गई। जैसे मुझे बैंगन से एलर्जी है, अब बैंगन मुझे बहुत प्रिय भी है, पर जब असली हींग डालकर बैंगन खाते हैं तब नहीं होती। तो ऐसे ही किसी को बैंगन से एलर्जी है, किसी को चने से एलर्जी है, किसी को गेहूं से एलर्जी है, किसी को ठंडक से एलर्जी है। एलर्जी एक हमने इस पर लिखा है, जो नई किताब मेरी आ रही है इस पर मैंने लिखा है एलर्जी पर, असहिष्णुता। किसी बहू को अपनी सास से एलर्जी होती है, किसी सास को अपनी बहू से एलर्जी होती है, किसी को बड़े भाई को छोटे भाई से एलर्जी होती है, किसी को छोटे भाई से बड़े भाई की एलर्जी होती है? कुछ दल बदलुओं को खैर नहीं होती, किसी को कांग्रेस से एलर्जी है, किसी को भाजपा से एलर्जी है कि नहीं है? और जब दल बदल लेते तब एलर्जी खत्म हो जाती, उसका इलाज है इनका यही है? नहीं समझे आप? तो किसी को किसी पड़ोसी से एलर्जी है। एलर्जी माने जिसकी याद आने से या जिसका सेवन करने से शरीर में तकलीफ हो जाए। प्राकृतिक चिकित्सा प्लस में घड़ी देखना मेरा काम है। प्राकृतिक चिकित्सा के शोधन क्रियाओं से एलर्जी ठीक होती है, क्योंकि एलर्जी भी कहीं ना कहीं पित्त प्रधान के दबाने से हुई है। अभी एक महिला आई थी, उसको अपने पति से एलर्जी हो गई, पति के नाम से मार टनटना जाती थी। तो मैंने फिर उसको तरकीब बताई कि जब पति ऑफिस में चला जाए तो अपनी तकिया में पति की फोटो चिपका दो और उनको लेके घूसा जूता बाजार जितना कर सको मारो। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा तुम पति को मारना चाहती, पति जरा मजबूत है। और वो ठीक हो गई, सारी गुस्सा निकल गई।
एक ये मनोवैज्ञानिक इलाज है। आप या तो क्षमा करना सीखो, जिससे एलर्जी है उसको या तो क्षमा करना सीखो अंदर से। ये नहीं कि हम क्षमा करते हैं, अब हमारा सिर ना खाओ, तो ऐसे लोग क्षमा मांगते हैं, नहीं मांगते हैं। किसी को पत्नी से एलर्जी है तो भैया जब ऑफिस में कहीं जगह निकाल के उसको पीट पाट लो। कल्पना में क्या कहा, प्रैक्टिकली पीटोगे तो पुलिस वालों की सहायता आ जाएगी। तो एलर्जी माने होता है तो कभी कभी, और एलर्जी में अगर आपको हो सकता है बुखार किसी एलर्जी से आ गया हो और नहीं भी आया हो, तो रोटी, दाल, चावल, खीर, कूटू की रोटी, कूटू की पकौड़ी, समोसा, खस्ता, अन्न और अन्न की बनी हुई चीज और दूध की बनी मिठाई, खोया, पनीर, ये बिल्कुल बंद कर दो। आयुर्वेद कहता है अजीर्णे भोजनम विषम, भूख कम होने पर न होने पर लंघनम, भोजन करोगे तो विष हो जाएगा। और लंघनम परम औषधि। अभी कुछ दिन पूर्व एक स्वास्थ्य मनीषी को, वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला है। और किस बात पर मिला है? उसने कहा कि अगर हम सप्ताह में एक दिन भोजन न करें, खरी भूख लगने के बाद घंटा 2 घंटा भोजन न करें, पानी पीते रहें, तो कैंसर के कीड़े भी मर जाते हैं। ये मैंने बहुत संक्षेप में कहा है, कैंसर के कीड़े भी मर जाते हैं। ये मैंने संक्षेप में बताया, बहुत डिटेल है इसका। अरे हमारे यहाँ सनातन इसी पहले कहते हैं एकादशी को उपवास करो, सोमवार को उपवास करो, मंगल को उपवास करो, नवरात्रि आ रही है 9 दिन उपवास कर लो। दुर्भाग्य से उपवास को व्रत बोलने लगे। व्रत माने निर्णय, संकल्प, और व्रत माने व्रत, व्रत माने भरत, दिन भर भरो। आज हमारा उपवास है, आज हमारा उपवास है। फिर मेवा की बढ़िया तल करके मेवा बनेगा, फिर कूटू बनेगा, फिर सूटू बनेगा, और मांस सत्यानाश हो गया। उपवास माने होता है कि हम दिन भर रोटी, दाल, चावल, अन्न और अन्न की बनी हुई चीज नहीं लेंगे। हमने अभी लिखा उपवास, हम आपको बताएंगे उपवास कैसे करना चाहिए। अगर आपको उपवास करने की सही विधि मालूम हो जाए तो बीमार पड़ने को तरस जाओगे। अगर आपको उपवास करने की सही विधि मालूम हो जाए तो आप बीमार पड़ने को तरस जाओगे। इसलिए हम लोग बंद, सब्जी का सूप पिएंगे, जूस पिएंगे थोड़ा थोड़ा, और ठंडक लगने का भय हो, कब विकार के मारे अगर हो तो गुनगुने पानी में रख के पिएंगे। अगर क्योंकि बुखार को रोटी दाल चावल पसंद है, बुखार को रोटी दाल चावल पसंद है। अब जिस मेहमान को जो चीज़ पसंद है वो आप घर में आएगा और उससे मीठा मीठा बोलेंगे और वही चीज़ खिलाएंगे जो उसको पसंद है, तो बार बार आएगा कि नहीं आएगा दीदी बताओ? हैं? अगर आपको पसंद, अगर मान लो मेहमान को पसंद जो चीज़ नहीं है, अगर वो आप पेश करोगे और कड़वा कड़वा बोलोगी तो आएगा दोबारा? बोलो। बुखार को चिरायता कुट की नीम गिलो नहीं पसंद है। बुखार नहीं चाहता कि आपका पेट ठीक रहे, बुखार नहीं चाहता कि आपका पित्त ठीक रहे, बुखार नहीं चाहता कि आपका कफ ठीक रहे, और बुखार चाहता है कि हमको रोटी दाल चावल दीजिए या जो भी आप खाते हो अन्न। तो फिर बुखार नहीं जाएगा। अब बुखार आएगा तो अकेले तो नहीं जाएगा, बसेगा। आपको इतना खर्चा करा, फिर टेस्टिंग होगी, या आपको मलेरिया है, आपको डेंगू है, आपको पेंगू है, आपको टीबी है। जल्दबाजी जल्द जाना है कहीं, रखो उसको, हरकत करोगे तो मुझे बाधा होती है।
इसलिए मैं आपको बिल्कुल ओपनली बता रहा हूं, मैंने अपने माध्यम से इस प्राकृतिक चिकित्सा प्लस के माध्यम से सैकड़ों नहीं हजारों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बसा हुआ बुखार तक ठीक किया है। लेकिन अगर आदमी कोई रोटी दाल चावल समोसा खस्ता खीर ये बंद करने को तैयार नहीं है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए आप जो है ये, हाँ हम बताएंगे नवरात्र में उपवास कैसे करें इसी 5 दिन के अंदर। अगला है, अगर आपको भूख या हुड़क लगे, एक होती है हुड़क, जब आप तम्बाकू खाते हैं तो आपको दिन में 5 बार खाते हैं तो 5 बार अपने टाइम पे हुड़क लगेगी। हुड़क माने खाने की इच्छा। अगर आप चाय पीते हैं 2 बार 4 बार किसी निश्चित समय पे तो उस समय हुड़क लगेगी, तलब जिसको बोलते हैं। तो आपको अगर हुड़क लगे, अब मान लो बुखार आते आते समोसा खाने की हुड़क हो गई या गुलाब जामुन खाने की हुड़क हो गई। क्या कहा ओमनाथ जी हमने, किसकी हुड़क हो गई? गुलाब जामुन। चलो लार तो नहीं टपक गई। आप गुलाब जामुन को रोकोगे तो और इच्छा पैदा होगी। आप गुलाब जामुन मंगाओ या बनता हुआ देखो, कल्पना में देखो बेचारा जब डाला गया गरम गरम कढ़ाई में तो कैसे तड़फा है। अच्छा गुलाब जामुन अगर शक्कर ना हो मीठा ना हो तो आप खाना पसंद करोगे? इसका मतलब मीठा की हुड़क हुई, गुलाब जामुन के नहीं हुई। उसके लिए तमाम चीज़ें हैं, किशमिश है, मुनक्का है, अंजीर है, वो भी तो मीठा होता है। आप गुलाब जामुन मांगो, लगाओ और कुछ देर देखते रहो, आंख बंद करके ध्यान करते रहो गुलाब जामुन का, और फिर आप गुलाब जामुन का छोटा सा टुकड़ा चम्मच से काट के मुंह में रखो। भयंकर बुखार में कह रहा हूँ। उसका स्वाद लो और बगल में एक बर्तन में पानी भर लो और उसमें थूक दो। पूरा रसगुल्ला 15 मिनट में खाओ, स्वाद ले ले करके, अंदर न ले जाओ। आपकी इच्छा भी पूरी हो गई और अंदर भी नहीं गया। क्योंकि ये जो इतनी जरा सी जगह है ना, इसने दुनिया को नचा मारा है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि शरीर में सबसे चालाक कोई अगर अंग है तो वो जीभ है। जीभ गाली देती है और जूते पड़ते हैं सिर पे। जीभ मजा लेती है स्वाद का और दुखी होता है पेट। मेरे गुरुदेव ने बताया कि जीभ का स्वाद, जीभ में स्वाद भी ले लो और अंदर न ले जाओ। ये बात, इसको मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। जब हुड़क उठती है ना किसी इच्छा की तो सारे नैतिक फैतिक नियम धरे रह जाते हैं, उनके तरीके। तो बुखार उतर जाने पर खाने की एक उतावलापन नहीं करना चाहिए, आक्रमण। पार्टियों में आजकल यही होता है। चलो आज हमारे योगी जी ने छूट दे दी है, खुले मैदान में चाहे जितने लोगों को बुलाइए, हैं। शादी ब्याह में यही होता है। लड़की वाले लड़का तो भरे पेट होते हैं, हम लोगों को मार 9-10 बजे खाना खुलवाते हैं। उस समय आक्रमण चलता है, लोग भागते हैं। नहीं भागते जय सिंह जी, हम कहा करते हैं आक्रमण। इसलिए उतावलापन ना करिए। हम आपको कल बताएंगे क्रमशः कि कैसे आप बुखार उतरने पर धीरे धीरे भोजन करें। एक बात ध्यान रखें, आजकल प्राणायाम की बड़ी बीमारी चली है। जिसको देखो प्राणायाम की याद आई नहीं, और जिसको देखो, अरे प्राणायाम के 4 नियम हैं। इन 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो प्राणायाम से नुकसान होगा। बताऊंगा मैं आपको, मैंने अपने वीडियो में बताया है। सारा देश प्राणायाम कर रहा है, रिक्शा वाला भी प्राणायाम करता चला जा रहा है, अनुलोम विलोम। अरे बाबा, प्राणायाम की 4 शर्तें हैं, वो 4 शर्तें पूरी नहीं करेंगे तो नुकसान होगा प्राणायाम से, अपानायाम बनेगा। तो हाँ, लेकिन 3 प्राणायाम ऐसे हैं जिनके करने से बुखार उतरने में सहायता मिलती है। एक शीतकारी प्राणायाम,
जो बताएंगे 5 दिनों के अंदर। दूसरा शीतली प्राणायाम, तीसरा चंद्रभेदी प्राणायाम। और अगर ये प्राणायाम आपको नहीं मिलता बताने वाला कोई, तो दाई नाक में रुई लगा दो, क्योंकि दायां स्वर हमारा गर्म है और बायां स्वर ठंडा है। हमने देखा इन क्रियाओं के साथ में अगर आप दाई नाक में रुई लगा दो ठीक से, अगर दाई नाक को बंद रखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आपका बुखार उतरने में सहायता मिलेगी। क्योंकि जो ये हमारा बायां स्वर है, ये इसके अंदर जब हवा जाती है तो ठंडा हो जाती है, बाहर की हवा ठंडी हो जाती है। तो शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम बुखार उतारने में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है, हाँ ये हो गया शीतकारी। 10वां पॉइंट है, अगर इन्फेक्शन की वजह से बुखार है तो कैसे ठीक करेंगे। ये 20 पॉइंट 15 पॉइंट बुखार उतारने हैं, इनको हम आगे कल लेंगे। आज हम आपको कुछ बातें बताते हैं। अभी 5 मिनट बाकी बेटा, क्योंकि आज हम किसी घड़ी चलते चलते बंद हो गई, ध्यान नहीं गया किसी का, फिर मेरा ध्यान गया कि घड़ी आगे बढ़ क्यों नहीं रही। हम लोग 10 मिनट लेट शुरू हुए। याद रखो, ज्वर हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में बुखार कहते हैं, सॉरी उर्दू में बुखार कहते हैं, अंग्रेजी में फीवर कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में ताप कह रहे हैं। इसका शरीर तप रहा है, होता कि नहीं होता। तो मैंने कल आपको घटना बताई थी, जैसे किसी आपकी प्रिय वस्तु में आग लग जाए, दुकान में, घर में या संस्थान में, भगवान न करे लगे, तो और आपको खबर आवे कि आपकी फलाने प्रिय व्यवस्था में आग लग गई और आप खाना खा रहे होते हैं, तो उस समय खाना वहीं को वहीं बंद करेंगे नहीं करेंगे। ऐसे जब भी बुखार आवे, अन्न और अन्न की बनी हुई चीज और गरिष्ठ चीजें बंद कर दीजिए। दूसरा काम क्या करते हैं, पानी ढूंढते हैं और साथ साथ में आप फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। नहीं करते बेटा? किसको फोन करते हैं? फायर लगाने वालों को, फायर बुझाने वालों को। हाँ, वो तब तक आता है, तब तक आप अपने सीमित साधनों से पानी फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं, मट्टी फेंकते हैं, 4 लोगों से और सहायता लेते हैं कि भाई पानी फेंको। फिर तीसरा काम क्या करते हैं कि घर में कोई ज्वलन वस्तु हो तो उसको आप पहले बुझाएंगे। अगर पेट खराब है तो बस्ती करेंगे, कब गुस्सा हो गया है तो नेति करेंगे, नाक में तेल डालेंगे, उसको निकालेंगे। पित्त की वजह से बुखार है तो कुंजर करेंगे या गरी चूसेंगे। और चौथा काम क्या करेंगे, फिर देखेंगे घर में कोई आदमी कहीं फंस तो नहीं गया है, कोई जानवर या दादाजी या बाबा जी, तो आप कंबल ओढ़ करके उसको निकालेंगे। नहीं निकालेंगे? यही तो बुखार में करना है, बुखार में भी यही करना है। जब मैं आपको 15 पॉइंट बताऊंगा, जब तो अभी आज मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं, तो बुखार, अगर बुखार आप प्राकृतिक तरीकों से, उपवास के तरीकों से, जड़ी बूटियों के तरीकों से, योग साधना के तरीकों से, पॉजिटिव थॉट के तरीकों से उतारेंगे, वो बुखार उतर भी जाएगा, बुखार बसेगा भी नहीं। और यदि आपने सप्रेसिव दवाइयों से बुखार उतारेंगे तो एक तो जल्दी उतरेगा नहीं, और उतरेगा तो पता नहीं कौन सी बीमारी दे जाए। तो आज हमारे बुखार जो हमने तय किया है कि हम
तरंगों के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से 50 रोगों की मैं एजुकेशन दूंगा। योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद यूट्यूब में जाइए, वहाँ मेरे आपको कम से कम 100 वीडियो मिल जाएंगे अलग अलग, योग के, नेचुरोपैथी के, रेकी के, चुंबक चिकित्सा के, मेडिटेशन के। और जो पिछली बार हमने पढ़ाया था कि कब्ज गैस आँख से छुटकारा कैसे, और ये आप उसके पहले पढ़ाया था नाभि हटी नाभि बिठावें कैसे। तो मेरा एक आंदोलन है मन का कि हम घर बैठे 80% नेचुरोपैथी सीख जाएं। 20% में तो भाई गुरु की आवश्यकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस वीडियो को शेयर करते हैं। उनको फ़ोन से कहें कि सुनें। हम सरकार से आशा ना करें को नेचुरोपैथी फैला देंगे एलोपैथी की तरह हैं, लेकिन हमारे जैसे बहुत से लोग, हमारी विजिता आर्या हरियाणा की बहुत काम कर रही हैं, ऐसे हमारी शिखा गुप्ता लखनऊ की बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारा शिष्य हरीश यादव बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तमाम लोग अयोध्या के राजकुमार सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे मेरे जो सैकड़ों शिष्य हैं अपने अपने सीमित साधनों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे प्रखर शुक्ला अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पी शत्रुघ्न सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन सभी अपने विद्यार्थियों से कहूँगा, आओ हम इस देश को प्राकृतिक चिकित्सा को घर घर पहुँचाने में इन तरंगों से मदद करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, क्योंकि अब आप नेचुरोपैथी को चल पड़े। नमस्कार।